हेलो फ्रेंड्स। ये एक वीडियो है, ये एक इंटरव्यू है बेसिकली। ये है पिनाज त्यागी और केजरीवाल के बीच में। आई थिंक जस्ट जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे दिल्ली इलेक्शन से पहले, उनको एक टाइम दिया गया था, राइट? टाइम फ्रेम दिया गया था कि चलो आप कैंपिंग कर लो, आप बड़े अच्छे लोग हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक टाइम फ्रेम दिया था कि आप बाहर आ सकते हो, पर आप कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकते, कोई सीट पे आप बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने मार्लेना जी को उन्होंने वो बनाया था, सीएम बनाया था फॉर द टाइम बिंग, टेम्पोरेरी सीएम। तो ये एक इंटरव्यू है। तो मैं ये इंटरव्यू इसलिए शेयर कर रहा था कि इसमें ये दिखाता है कि नैरेटिव सेट कैसे होता है हर बंदे का। मतलब अगर आप इस इंटरव्यू को देखोगे निष्पक्ष होके, कि आपको बैकग्राउंड ना पता हो कुछ भी, तो आप इस इंटरव्यू को कैसे देखोगे? तो केजरीवाल जो पॉइंट्स लेके आ रहे हैं उसको काटने के लिए, जो पिनाज जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसको काउंटर अटैक करने के लिए लेके आ रहे हैं, तो कैसे होता है नैरेटिव सेट और हम लोग कहाँ मिस कर जाते हैं? हम लोग मतलब हम लोग एज एन ऑडियंस, हम लोग एज ए वोटर, कहाँ हम लोग मिस कर जाते हैं? कैसे हम लोगों को उल्लू बनाया जाता है चीज़ों पे, बहुत जगह पे। तो पॉइंट यही है कि अगर आपको बैकग्राउंड ना पता हो, केजरीवाल को आपने ना देखा हो 10 साल, तो अब सडनली आप ये इंटरव्यू देखते हो, तो आपको क्या लगेगा? इवन आपको थोड़ा बहुत पता है केजरीवाल के में, बहुत ज़्यादा शायद ना भी पता हो, तो आपने सडनली ये वाला इंटरव्यू देखा, तो आपको क्या लगेगा? मतलब पिनाज ने बहुत अच्छे से उसको घेरा था। कुछ कुछ जगह पे उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डेटा के साथ घेरा हुआ था, बट बहुत जगह पे मुझे लगा कि पिनाज के पास सारा प्रिपरेशन नहीं था। तो और केजरीवाल ही इज़ वेरी स्मार्ट, क्रिकेट स्मार्ट आई कैन से। तो वो किसी ना किसी तरह वो बाहर जा रहे हैं, मतलब उससे बच रहे हैं। कुछ जगह पे वो लग रहा है कि वो फंस रहे हैं, तो वो बोलना, रिप्लाई करना बंद कर दिया उन्होंने कि ऐसा चलो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो कोर्ट पे केस चल रहा है। कोर्ट पे केस तो हजारों लोगों का चल रहा है, नहीं? पर उसके बाद, पर अगेन केजरीवाल इज स्मार्ट, उसके पास कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो उस पे उसने लगाने की कोशिश किया। कुछ कुछ जगह पे मुझे लग रहा है कि वो सक्सेसफुल भी हो गया था उस पे। बट उसके बाद हमें पता है कि दिल्ली का इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया, हमें लोगों ने क्या सोचा केजरीवाल के बारे में। बट स्टिल आई थिंक ये एक इंटरव्यू है जो कि हमें गो थ्रू करना चाहिए कि कैसे नैरेटिव सेट होता है लोगों में। कट्टर ईमानदार से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल, विवाद, बेल, बेल के बाद प्रचार, प्रचार में भी विवाद, उसके बाद जांच। और इस वक्त अगर देखा जाए तो एक शख्सियत ऐसी है जो इन तमाम विवादों, कंट्रोवर्सी, जांच में घिरी हुई है, लेकिन सुर्खियां खूब बटोर रही है और जनता का दिल जो है वो जेल के नाम पर जीतने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं चुनाव जलसे में, और उम्मीद है आज बातें होंगी वो तमाम जो जनता आपसे जानना चाहती है। केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी कि कब आज़ादी मिलेगी, कब आज़ादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ। और मुझे तो कम से कम उम्मीद है, 1 महीना नहीं, दो दो नहीं तो चार, चार नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। आपने तो तो वही अपने आप को इसने सीधे सीधे लिंक कर लिया महात्मा गांधी या भगत सिंह से, सो दैट लोगों में एक वो कंटेक्स्ट आ जाए कि भगत सिंह जैसा है, जैसे जैसे थे केजरीवाल भी वैसा ही है। तो अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना, कंटेक्स्ट सेट करना लोगों के लिए, एक स्टेटमेंट दी कि बैकग्राउंड जब सेट तक मोदी करना। जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा था जमानत मिल जाए। आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं, वो भी इंसान हैं, जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा, किससे दिलवा देगा? अच्छा, केजरीवाल को यहीं पे उनको एक बार पकड़ना चाहिए था कि मैसेज जो गया है, मतलब वो तो आप कहानी लेके आते हो कि अरे हाँ मुझे पता चला कि किसी ने मैसेज किया। किसने मैसेज किया था वो? ये कैसे प्रूव करोगे कि है ये मोदी जी या मोदी के किसी बंदे ने मैसेज किया था? हो सकता है कि केजरीवाल के किसी बंदे ने बोला कि हाँ मैं बीजेपी का इंसान हूँ, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, चलो हो गया। वैसे सडनली मतलब एक एलिगेशन, वो मैसेज दिखाने के लिए बोलना चाहिए कि मैसेज दिखाओ, क्या तुमने पब्लिकली मैसेज दिखाया? वो मैसेज कौन से फोन नंबर से आया था? वो फोन नंबर किसका था? मतलब बहुत सारी चीजों पे आप पकड़ सकते हो इनको। ऐसे इनको ना जाने मत दिया करो कि कुछ भी है बोल के वो चला गया है, क्योंकि वो अपना नैरेटिव सेट कर लेता है उसमें। और जिनको नहीं पता उनको लगेगा ना कि हाँ हो सकता है कि बीजेपी के किसी बंदे ने मैसेज भी किया होगा, राइट? पर उसका चांसेस कितना है कि बीजेपी का कोई इंसान जो कि दिख रहा है कि ये बंदा जेल में पड़ा हुआ है, उसको बोलेगा कि हाँ अब तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें जेल से सारा वो करवा दूंगा? मतलब वो तो कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारने वाला सामान हो गया ना, टॉपिक हो गया ना बीजेपी के लिए कि यार ये जो बंदा जेल में बैठा है तुम उसको लेके आ रहे हो। कितना भी अच्छा वॉशिंग मशीन तुम बोल दो बीजेपी को, राइट? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो हमारे अच्छे वाले हैं, जज ने बहुत ईमानदार अच्छा हैं, और काम। सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं मैं हैं? ये नहीं कह रहा, नहीं, आप आपने अभी कहा। इंडिविजुअल जजेस की बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एन मौके पे, एन वक्त पे जनतंत्र के पक्ष में न्याय किया और मुझे 21 दिन की मोहलत दी कि मैं चुनाव प्रचार कर सकूं। तो कोर्ट भी अब सिलेक्टिवली अच्छा या बुरा नहीं, होगा? मैं ये नहीं कह रहा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उस माहौल के अंदर सभी इंस्टीट्यूशंस, जैसे इलेक्शन कमीशन है, आज इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर, उनके उसके ऊपर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई लोग यही तो पूछ रहे हैं कि कितने वोट पड़े, किस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े। चुनाव आयोग कहता है कि ये हम नहीं बताएंगे, या कभी कहता है हमारे पास ये डेटा ही नहीं है। तो प्रश्न तो उठेंगे। ठीक है, और आपकी बात तो डेमोक्रेसी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए जरा मुझे, आपने मनीष सिसोदिया जी की जमानत का और इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया। मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफ़ी तीखी टिप्पणियां की थी, काफ़ी सख्त टिप्पणियां की थी, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ, और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई, देर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। इसमें सब आ गया, ये 2 लाइनों के अंदर सब आ गया। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। अच्छा, और डेट पे बाद में आते हैं। सो यहाँ पे ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बोल के निकल तो गए, राइट? पर इसके अगेंस्ट में इन्होंने कोई काउंटर अटैक नहीं किया उनको कि ऑर्डर, तो 2 लाइन वाला तो ऑर्डर था नहीं, ऑब्वियसली उसमें बड़े सारे और भी पॉइंट्स होंगे, राइट? तो वो भी उनको काउंटर अटैक करना चाहिए, अदरवाइज वो ये बोल के निकल जाते हैं चीज़ों को कि हाँ देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको एकदम क्लीन चिट दे दिया था, राइट? कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं, 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है?
54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के लालू ने चारा घोटाला किया था, ही वॉज अ कन्विक्ट। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर केस चल रहा था या को, क्योंकि वो जेल में भी रहा था चारा घोटाले के लिए। क्या उसके घर से चारा मिला था? क्या वो चारा खा गया था? नहीं। वो यूज्ड अप हो जाता है कहीं ना कहीं इधर उधर। इसके ऊपर जो वो एलिगेशंस थे कि ये जो पैसा यहाँ से आया था, उसने वो गोवा के इलेक्शन में उसको यूज कर दिया, तो वो उनको कहीं मिलेगा नहीं वो पैसा कि ये देखो पैसा रखा हुआ है मेरे घर पे, आके ले जाओ, या ये देखो मैंने बहुत सारा सोना खरीद लिया था। राइट? वैसा उनको कोई मिलेगा नहीं कहीं पर भी, लालू से भी नहीं मिला था उनको। पर ही उसको प्रूव था कि उसने वो अम, चारा घोटाला किया था, उसने चारा खा लिया था सबका। सबूत कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? कहाँ? कहीं तो इतनी जगह रेड की इन्होंने, 500 की जगह रेड की, कहीं रिकवरी तो होती। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं और आप अधिकारी रहे हैं, आईआरएस ऑफिसर रहे हैं। मैंने सुना था उनका, इसका मतलब मोदी जी कबूल कर रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं हो और आप कहो कि इस चोर ने सारे सबूत जो है बड़े चालाक, तो सबूत नहीं है ना, मान रहे हैं ना कि कोई सबूत नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इस शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत अनुभवी चोर हूं, इसलिए मैंने सारे। तो अगर सबूत नहीं है तो छोड़ दो फिर, मेरे को क्यों पकड़ रखा है? तो अदालत जब सबूत मिल जाए तो मुझे बता तो देना। अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि भाई ठीक है। अभी मामला चल रहा है, अब जुलाई के अंदर मेन ऑर्डर आएगा, ऑर्डर रिजर्व किया उन्होंने, ऑर्डर आएगा तो पढ़ लेना। दिल्ली की जनता के मन में जो सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता के मन में सवाल, अर्जी जब खारिज हुई दिल्ली की है, जनता के मन में सवाल नहीं है। देखिए सवाल तो सारे पूछे जा रहे दिल्ली की जनता से आप सर्वे कर लो, मैं भी बहुत घूमा हूँ, सारा दिन जनता में घूमता हूँ मैं भी। जनता एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती है आपसे, रिकवरी कहाँ है? कितने पैसे की रिकवरी हुई? कितना पैसा मिला? पैसा कहाँ है? देखिए तो झूठे आरोप लगा के, यही तो तानाशाही है। यहाँ पे मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमारे बैंक अकाउंट कह रहे हैं सीज करेंगे, हमारा दफ्तर छीनेंगे, और प्रधानमंत्री जी आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का 1 महीने पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी पार्टी छीन ली, उनका दफ्तर छीन लिया, उनके सिंबल छीन लिया, और कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना का पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना का दफ्तर छीन लिया, उनकी सिंबल छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, स्टालिन के मंत्रियों को जेल। ये चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? आप ये ऑर्डर लेके बैठे हैं, ऑर्डर से बहुत कहीं ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है इस देश के अंदर। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी, और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया जाएगा। अरविंद जी, ऐसे तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे, और आज उनके साथ आप मंच। और लालू प्रसाद इज ए कन्विक्ट, जस्ट टू ऐड। ऐसा नहीं कि उसका अभी तक क्राइम प्रूव नहीं हुआ है। सोनिया गांधी का तो प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, या किसी ने डाला नहीं होगा उसके ऊपर। साझा करते हैं और आज देश को बचाने की जरूरत है। तो आपकी बातों पे भरोसा कैसे? भरोसा क्या? एनसीपी के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए? एनसीपी अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रोक कैसे सकता है? वही तो कोई जाना क्यों आपकी पार्टी के तो नहीं हो रहे 2 टुकड़े? आपकी पार्टी में तो लोग नहीं जाना चाह रहे। वो क्यों जाना चाहते हैं? ईडी की वजह से। ईडी के आपकी पार्टी के लोग निडर हैं, तो उनकी पार्टी के क्यों नहीं है निडर? एनसीपी के लोग क्यों गए? ईडी के डर से गए। शिवसेना के लोग क्यों गए? ईडी के डर से गए। ईडी के जरिए फर्जी केस बनाया जाता है। ईडी क्या है? अच्छा, अब मैं ये समझाता हूं आपके दर्शकों को। अभी तक हमारे देश में सिस्टम क्या था? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक एफआईआर होगी, अगर मान लीजिए कोई अपराध हुआ, एक एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद जांच होती है, जांच के बाद मुकदमा चलता है, मुकदमे के बाद कोर्ट कहता है कि ये दोषी है और ये निर्दोष है, और जो मुकदमा होने के बाद, गिल्टी प्रूव होने के बाद कोई जेल जाता है। प्रधानमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया। अब एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद सबको अरेस्ट कर लेते हैं, जिस पे सो कॉल्ड शक होता है उसको सबको अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर अरेस्ट के बाद जांच चलती है, आप जेल में रहते हो, फिर मुकदमा चलता है, आप जेल में रहते हो। जब तक कोर्ट आपको निर्दोष ना करार दे दे तब तक आप जेल में रहते हो। आप एक मिनट, पीएम के दौर भूल गए? एक मिनट, आंदोलन के दौर भूल गए? कागज लहराते हुए आप कहते थे कि जेल में डाल दो, एक मिनट आ रहा हूं, इस्तीफा दे दो। उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा।
इस कानून के तहत जितने लोगों को जेल में डाला जा रहा है, कुछ साबित हुआ? 5,000 से ज्यादा ईडी ने केस किए हैं, अभी तक उसमें 25 लोगों के भी खिलाफ दोष साबित नहीं हो पाया। सारे केस फर्जी करते जा रहे हैं। ये कानून लाया ही सारे विपक्ष को जेल में डालने के लिए है। जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पीएमएलए में पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। कौन कौन जेल में है अभी इनको छोड़ के? सोनिया गांधी और राहुल हमें गांधी तो ऐसा जेल नहीं कानून गए। चाहिए जिसमें असली लोग, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला हुआ, इतने सारे घोटालों के, इतने सारे घोटाले हैं उसके अंदर, हर डोनेशन जो है वो एक घोटाला है। उस घोटाले की जांच कौन करेगा? जब आप सत्ता में आएंगे तो आप अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि सारे विपक्ष को खत्म करना है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि सबसे बड़े विपक्ष के तौर पे कांग्रेस आज वो भी। बचेंगे नहीं। एक बार मोदी जी जीत जाएं, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, मोदी जी प्रियंका तो भी। 10 साल जीते हैं भाई। अभी 5 साल अगर और जीत गए, अच्छा, ना ममता बनर्जी बचेगी, ना स्टालिन साहब बचेंगे, ना पिनरई विजयन बचेंगे, ना राहुल गांधी बचेंगे, ना ठाकरे साहब बचेंगे, कोई नहीं, सब जेल में होंगे। उसके बाद चुनाव कराएंगे, 80% से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। देश को सुप्रीम कोर्ट इसी तो बचा तानाशाही, देश को इसी तानाशाही से सुप्रीम कोर्ट तो बचाएगा। बचा रहेगा जो अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा, कितना प्रेशर डाला जाएगा उनके ऊपर। अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है कि ये अपने हिसाब से जजेस भी अपॉइंट करना चाहते हैं। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका विरोध किया है, अब अपने हिसाब से हाई कोर्ट के जज भी अपॉइंट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपॉइंट करना चाहते हैं। देखते हैं इस तानाशाही से कौन सा अरविंद इंस्टीट्यूशन जी, बचा रहेगा। एक छोटी सी बात, एक बिल्कुल नॉर्मल कॉमन मैन की तरह से समझने की कोशिश करें। अगर जो अरविंद केजरीवाल कहें वो मान लिया जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है वो भी मत मानो, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो भी मत मानो। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी सैनिटी पे आपको भरोसा करना है, क्योंकि वही सिस्टम को चलाते हैं। जांच एजेंसियां होती हैं, अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, रिव्यू पिटीशन भी है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? कर तो रहे हैं। हाईकोर्ट के लिए तो आप नहीं कर रहे। अब मेरे को अगर बेल मिल गई तो वो गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम तो कह रहे हैं तो बेल नहीं मिली तो आप ऑर्डर पढ़ने बैठ गए। ऑर्डर तो में बड़ी तीखी बातें कही थी। मनीष सिसोदिया का 30 अक्टूबर वाला ऑर्डर भी लेके आना चाहिए था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आप बायस्ड हो? नहीं, आप बिल्कुल हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए जिसमें उन्होंने जो ताजा मामला है, मैं तो वही उसी पे बात कर रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने पूरे में उनके मनीष सिसोदिया के पक्ष पर बेल नहीं मिली थी ना। पीएमएलए पेज आखिरी के थे, उसका मैं एक्सप्लेन कर देता। आखिरी के 2 पेज के अंदर उन्होंने एक आरोप लगाया। हाई कोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, ये कह रही है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई जो अभी आया है बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं तो समझना चाह रही हूँ कि जो तीखी टिप्पणियां की थी उस पर आपकी कोई टिप्पणी है या नहीं है? मेरी आपसे निवेदन ये है कि आप अपने प्रेजुडिस में इतना प्रेजुडिस मत होइए कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। अगले सवाल पर आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर स्वाति मालेवाल 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहां से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, कोर्ट का बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। विभव आपके साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पे और सब जगह। उन्होंने कहा कि भाई जिस नेता की गलती आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मान ली थी, उस नेता को आप अपने साथ मैंने कहा ना कि थे। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। आप भी कीजिए, इंडिया टीवी भी इंतजार करे। कोर्ट पे भरोसा रखिए कि कोर्ट न्याय करेगा। जो कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे, सब लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही मानेंगे। नीचे वाली कोर्ट से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट। आपको सुप्रीम कोर्ट से इतनी नफरत क्यों? कोई नफरत नहीं है। मैं एक चीज और बता दीजिए, बातों से झलक रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद लॉयर थे, मुझे कोई नफरत नहीं है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से इतनी तकलीफ कोई नफरत नहीं है। मैं पूरे देश की अदालतों का सम्मान करती हूँ, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हो। नहीं, मुझे बेल दे के बहुत गलत कर दिया। नहीं, बिल्कुल और मनीष सिसोदिया को गाली दे के हाई कोर्ट ने बहुत चैलेंज करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कर बिल्कुल
इज्जत करते हैं, करनी पूरा चाहिए। सम्मान हमारे है, तो देश की सर्वोच्च अदालत है, सभी का सम्मान करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का आदर जी। करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी आदर करना चाहिए हमें। ठीक है, हम तो सभी जजेस का आदर करते हैं और सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं, सिस्टम के लिए जरूरी है। स्वाति मालीवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं, अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपके बहुत पुराने दिनों के साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना नहीं, मैं टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालीवाल से आपने बात तो की होगी, भाई इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। चलिए हम राजनीति पर आ जाते हैं। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि भाई राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी, तो मुझसे मांग लेते। ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की सीट का मामला है। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। मैं कौन सा माइक कहाँ कब? जब अखिलेश जी के साथ बैठे थे स्वाति मालीवाल पर संजय सिंह ने जवाब दिया था, वो बगल में बैठे थे। संजय सिंह ने जवाब दे दिया, आपको क्या तकलीफ? संजय सिंह ने गलत माना तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना? नहीं, मैंने बार बार, आप उसी मुद्दे के ऊपर आ रही हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, हमारा सवाल पूछना काम है, हम सवाल जरूर पूछेंगे। क्या राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ मामला फंस रहा था? नहीं, कोई राज्यसभा की सीट का मामला नहीं। स्वाति मालीवाल की राज्यसभा की सीट मैं इस मामले के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जेल से आप बाहर निकले, एक चर्चा गर्म है कि भाई आपकी जो है ना डील हो गई थी अपने वकील के साथ कि आप उन्हें राज्यसभा की सीट देंगे और इसीलिए अब आप राज्यसभा की सीट खाली करवाना चाह रहे हैं राघव चड्ढा से। नहीं, कोई ऐसी कोई वो डील नहीं हुई है। राघव चड्ढा की राज्यसभा की सीट बरकरार रहेगी? बरकरार है, पक्की है। वो आपकी तरफ से राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे? चलिए, हमारे इंटरव्यू से राघव को लेकर जो अटकलें हैं वो जरूर साफ होंगे। राघव इंटीग्रल पार्ट हैं पार्टी का अभी भी, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि जिस ढंग से तमाम नेता एग्रेसिवली आपके सपोर्ट में आए आपके जेल जाने पर, रिएक्ट किया। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इस बार किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? कि राघव चड्ढा, इनके 3 सांसदों ने बात नहीं की, विदेश चले गए, इसलिए मुझे वोट दो। 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद वो किन चीजों पे वोट मांग रहे हैं? बंबई जाके कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है। उद्धव ठाकरे जो है वो अपने बाप की नाजायज नकली संतान है। कल मैंने उनका भाषण सुना, वो कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो वो आपकी टूटी छीन के भाग जाएंगे। ये प्रधानमंत्री के कहने की बातें हैं। वो कहते हैं कि अगर इनको वोट देते तो आपकी भैंस खोल के भाग जाएंगे। एक मिनट बोलिए। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपके घर के बाहर से अखबार उठा के भाग जाएंगे। पूरे देश के अंदर मैं घूम रहा हूँ, अभी लोगों के अंदर बेरोजगारी और महंगाई को लेके इतनी ज़्यादा तकलीफ है, लोग उसका समाधान चाहते हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर में बच्चे बैठे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, और जब वो अपने प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करते हुए देखते हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं बचती है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं कैसे महंगाई दूर करूंगा, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, तुम्हारा डीजल, तब तो कुछ उम्मीद नजर आती। अगर प्रधानमंत्री जी कहते मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसे रोजगार दूंगा, तब तो समझ, वो जिस तरह की बातें करते लोगों को कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। अब वो ये कहना केजरीवाल के 3 सांसदों ने नहीं इनके पक्ष में बोला, नहीं बोला, मेरी मर्जी, मेरी पार्टी है, मैं निपट लूंगा उनसे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इनके 3 सांसदों ने नहीं बोला इसलिए मुझे वोट दो। ये वोट मांगने की चीज है। मेरे 3 सांसदों, आडवाणी जी ने मोदी जी के पक्ष में वोट मांगा इस बार, मुरली मनोहर जोशी ने वोट मांगा मोदी जी के पक्ष में, वसुंधरा राजे ने वोट मांगा। 30 नेताओं की लिस्ट दे दूंगा जो बीजेपी के घर बैठे हैं। और इस बार तो आरएसएस की और इनकी भी लड़ाई हो गई है। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में कसके लड़ाई हो गई है। सवाल था इसका मतलब ये कसके लड़ाई हो गई है। नहीं, वही तो आरएसएस के नीचे के कार्यकर्ता इनके लिए काम ही नहीं कर रहे। वही पूछना है। अच्छा, आपके लिए तो आपकी जीत में मदद मिलेगी? नहीं, जीत में मदद मिलेगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे तो 3 ही सांसद नहीं बोले, इनका तो पता नहीं सारी आधी बीजेपी घर बैठी है। चलिए, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके पास जब से आप जेल से लौट कर आए हैं, आपके पास हर पार्टी की, खासतौर से बीजेपी की पूरी इनसाइड इंफॉर्मेशन है। कौन किसका उत्तराधिकारी होगा, कौन जो है उत्तराधिकारी के साथ साथ जो है किसको हटा रहे हैं, किसको बना रहे हैं, किसको खत्म कर रहे हैं। जेल में आपका खबरी कौन था? कहाँ से मिल रही थी ये सारी खबरें? आप ही जैसे दोस्त थे। आप ही जैसे। चलिए, आपने मुझे दोस्त माना। नहीं तो अभी तक तो आपको लग रहा था मैं प्रेजुडिस्ड हूँ। ये भी अच्छा है। तो सारी खबरें आपको दूसरी पार्टी की बड़ी पता चल जाती हैं। आपकी पार्टी के सक्सेसर कौन है? अभी शुभ शुभ बोलिए, मैं मर नहीं रहा अभी, और ना मैं 75 साल का हो रहा है। जब 75 साल का होऊंगा तो मेरे से सक्सेसर पूछ लीजिएगा। चलिए, आप कहते हैं लोग आपको दबाते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं। मैं मान लेती हूँ इस बात को। अगर इन तमाम मुद्दों के चलते भी अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ता है या देने के लिए दबाव बनाया जाता है,
तो कौन होगा पार्टी, कौन चलाएगा सरकार, कौन चलाएगा? दबाव डालेगा? कोई भी डाले। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दबाव नहीं डाल सकते। अच्छा। हाँ, गया था मामला सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा भाई दबाव नहीं डाल सकते इन पे, इनकी मर्जी। दिल्ली के अंदर हमारे को 2 बार बहुमत मिला, 3 बार बहुमत मिला, 2 बार हमें प्रचंड बहुमत मिला। एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट्स आई। मोदी जी ने देख लिया कि असेंबली चुनाव नहीं जीत सकता मैं दिल्ली में, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, फिर इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसकी सरकार गिर जाएगी। मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं, मैं पद का लालची नहीं हूं। जब इनकम टैक्स कमिश्नर होता था, एक दिन इस्तीफा देके मैं दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करने लगा था, अपने मन से इस्तीफा दिया था। कोई नहीं देता इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट से। मैं जब 49 दिन के लिए सीएम बना तो खुद सीएम की कुर्सी को लात मार के आया था। इस बार अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगला टारगेट होगी ममता बनर्जी, उसको भी गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा। तो इसका मतलब जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, वहां वहां ये मुख्यमंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार करेंगे और उसकी सरकार गिरा देंगे। इस बार अगर मैंने इस्तीफा दिया तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक, जनतंत्र के लिए खतरनाक होगा। और जब आप बिना जनतंत्र के, बिना फैसला आए इस्तीफा मांगा करते थे, जेल में डालने की बात किया करते थे। आप मेरे को पूरा तो कर लेने दो। तो ये लोग जनतंत्र को कैद करेंगे और हम जनतंत्र को जेल से चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जेल के अंदर से अगर केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो उसका रीज़न ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब ऐसा उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी आ, नेता निकल के आएगा कि जेल चला गया बंदा फिर भी बोल रहा है कि मैं तो नहीं छोड़ रहा भाई। इसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है वो कि हाँ चलो, मैंने छोड़ दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर वही है कि कोई लॉ में इन्होंने कुछ किसी तरह से इसको डिफाइन नहीं किया कि अगर कोई जेल जा रहा है बंदा तो उसको अपने पोस्ट छोड़ने के लिए तुम पुश कर सकते हो या उनको उसको मजबूर कर सकते हो। ये था, ऐसा ही होता था कि अगर कोई ऐसा हो गया कि इसको जेल जाना पड़ा तो वो खुद ही छोड़ देता था। लालू ने भी खुद ही छोड़ दिया था, वैसे बाकी छोड़ के अपनी वाइफ को दे दिया था, वो अलग बात है। पर ये तो उससे भी बड़ा वाला निकला। जेल के अंदर सीएम की कार्यभार को निभाने के लिए हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि आप हमें बेसिक फैसिलिटीज़ दीजिए ताकि मैं अपना कार्यभार चला सकूं। और अगर मैं चला पाया तो मोदी जी फिर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आप बहुत निर्लज हैं, ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, वो बड़े लज्जा वाले हैं। देश में पूछ लो कि लज्जा किस में ज्यादा है, अमित शाह में कि केजरीवाल में। कई लोग तो आपको भी तानाशाह कहते हैं। कह ले, बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले आपकी पार्टी से जब लोग छोड़ के जाते हैं तो उनके भी। हाँ, जब छोड़ के जाते हैं। अब तानाशाह के खिलाफ पार्टी में रहते रहते कौन आवाज उठाएगा? नहीं। अच्छा चलिए, एक बात बताइए मुझे कि अब जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जांच है, आपने अपने माता पिता के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था, आपने कहा था मैं तैयार हूं, तो टेंशन है कहीं कि भाई ईडी की जांच चली रही है, जेल से अभी बेल पर छूटा हुआ हूं और अब ये दूसरा केस। सही है। इस देश के अंदर एक भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, भारतीय राजनीति की कुछ सीमाएं हैं, हदें हैं। राजनीति के अंदर कभी कोई व्यक्ति किसी के पेरेंट्स को खींच के नहीं लाया था, बुजुर्ग और बीमार पेरेंट्स को। प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है कि मेरे मम्मी को बहुत बीमारियां रहती है, आधा टाइम अस्पताल में ही भर्ती रहती है, मेरे पिताजी 85 साल के हो गए, वो गुनाहगार हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया है, उनके पीछे दिल्ली पुलिस क्यों छोड़ दी? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप को प्रताड़ित मत करो, मेरे से आपकी दुश्मनी है, मेरे से आपकी राजनीति है, ऊपर वाला देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाले से डरो। पर वो तो उस दिन घटना के चश्मदीद के तौर पर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। नहीं, वो भी नहीं थे वहाँ उस दिन। कहाँ है चश्मदीद गवाह? नहीं, मैं पूछ कौन से चश्मदीद गवाह? क्या चश्मदीद गवाह? नहीं, घर पर आप तो नहीं थे, तो क्या सुनीता केजरीवाल और आपके माता पिता दोनों नहीं थे, तीनों लोग नहीं थे? मतलब कुछ भी पकड़ के उनको बीच में लपेट लेंगे। मैं तो पूछ रही हूँ सर, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक भारतीय राजनीति के अंदर राजनीति नेताओं के बीच में तो हुई, पार्टियों के बीच में तो हुई, लेकिन कभी भी किसी के बूढ़े और बीमार माँ बाप को नहीं खींचा गया राजनीति के अंदर। ये सही नहीं है। तो राजनीति में दिल्ली पुलिस की जांच खींच रही है। दिल्ली पुलिस की जांच तो उनके कहने से ही चलती है। कल जब मैंने पोस्ट किया कि मैं तैयार बैठा हूं अपने माँ बाप के साथ, आ जाओ,
तो उनको लगा कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा, तो दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं नहीं आज नहीं करेंगे जांच, मतलब चुनाव के बाद करेंगे। तो जांच तो वो दिल्ली पुलिस उन्हीं के हिसाब से ही करती है। दिल्ली पुलिस कौन सी इंडिपेंडेंट है? आप कह रहे हैं कि अगर इंडी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस तरह के कानून खत्म हो गए, प्रेशर खत्म होगा जुडिशरी पे, जुडिशरी न्याय कर पाएगी। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे, और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया, वो सारे जेल जाएंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन्होंने तो सारी जांच कराई है, जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। लालू का तो जब हुआ था तब तो बीजेपी था भी नहीं वहां पे, लालू को जब जेल में भेजा गया था। पर केजरीवाल तो जाके उसके साथ बड़ा हाई हेलो करता है, उसमें गले मिलता रहता है। सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन, आपने कहा, मैंने माना। अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन से ब्रांड की। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं, सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं, उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए, उन्होंने सबको जेल। तो ये इंटरव्यू ने ना बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया। somehow she let him go with his lies, कि ये बोलते जा रहा है झूठ एक के ऊपर एक, और जो सवाल करे पिनाज, सो आई थिंक उसने ज्यादा काउंटर अटैक नहीं किया चीजों पे विथ डेटा। जैसे कि लालू यादव आई थी, वो तो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, वो तो ऐसा नहीं है कि उसको किसी का मतलब चार्ज लगा था उसको, ही वाज इन जेल बिकॉज ऑफ हिज क्राइम वाज प्रूव्ड। तो उसके साथ जाके ये हाथ मिला रहा था ना केजरीवाल, कभी जाके कुछ महीने पहले या साल भर पहले। भेज के अब देख सोनिया लिया। गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराई है, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, जिनके मैं साथ इस आप खड़े टाइम हैं, देश बचाना मेरे लिए जरूरी चाहे है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए वही जरूरी पूछ रही हूँ, नहीं चाहे है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं नहीं, भ्रष्टाचार? आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इस वक्त देश के ऊपर जो तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, सारी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, एक नेता और एक पार्टी बचेंगे, वन नेशन वन लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने, चलिए विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी की किसको छोड़ा? वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया, रमन सिंह को साइड कर दिया, खट्टर साहब को साइड कर दिया, अब योगी जी को 2 महीने में साइड कर देंगे। सारे अपने नेताओं को भी खत्म करते जा रहे हैं। पुरानी साथी स्वाति मालीवाल के मुद्दे, यही ये जो इसने बोला सारे नाम गिनाए एक एक करके, योगी तो वैसे अभी भी है, ऐसा तो कोई है नहीं कि योगी अभी जा नहीं रहा, चला गया कहीं पे। फडणवीस अभी महाराष्ट्र का सीएम है अभी, तो ये कुछ भी बोलता गया, ये कुछ भी सुनती गई, पर बोलने से इनकार कर दिया। सारे अपने आपको बड़ा प्यार है। नहीं, महिला हूँ, महिला ने कोई आवाज उठाई है तो पूछूंगी, और आप तो महिलाओं के साथ रहते हैं। महिला ही नहीं है। नहीं बिल्कुल है भाई, बाकी और तो कोई महिला ही नहीं है। पूछ रही हूँ भाई, मैं तो मैंने कह दिया भाई, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। आप पूरा बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, और कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष वालों को भी सबको जेल में डाल रहे हैं और अपने वालों को सबको साइड करते जा रहे हैं, अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि उनको सक्सेसर बनाना है। चलिए, और आपने सक्सेसर अभी ढूंढना नहीं है, अगर नौबत भी आ जाए तो भी नहीं ढूंढना है। नहीं, 75 साल को हो जाने दीजिए और शुभ शुभ बोलिए। मेरी लंबी नहीं, बिल्कुल लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, आपकी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं। बजरंगबली आपके सारे संकट हरे, ठीक है ना। आप लिखकर चिट देते हैं, तो आज मैं पेन और चिट दोनों लेकर आई हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? ये आप ही का काम है, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। पंजाब में कितनी सीटें आ रही हैं? आप सीटें लिख दीजिए खाली, पंजाब के साथ। इंडी गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी, बंगाल आप दौरे पे गए, वहां पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे? चलिए, और प्रधानमंत्री का नाम लिखना चाहेंगे? इंडी गठबंधन से कौन बनेगा अगर मौका मिला तो? उनका कौन बनेगा? हाँ, उनका कौन बनेगा? प्रधानमंत्री जी तो 1 ही साल रहेंगे, उसके बाद उनका कौन बनेगा? मतलब आप श्योर हैं 1 ही साल रहेंगे? वो अपना बता दें, हम अपना बता देंगे। चलिए ठीक है। अब मैं आपको जरा अपने दर्शकों को भी ये चिट पे क्या लिखा है अरविंद जी ने वो दिखा देती हूँ। दिल्ली में सीटें आ रही हैं 7,
7 सीटें आ रही हैं, दिल्ली के लिए लिखा है, और पंजाब में 13 सीटें आ रही हैं, और एनडीए की 220 सीटें आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन की 300 सीटें आ रही हैं। अब ये चिट जो है मैं अपने पास बहुत संभाल के रखने वाली हूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं तो हमारी मुलाकात 4 जून को हो ही जाएगी। जेल में नहीं तो आपने तो कहा कि जेल में नहीं जाना पड़ेगा ना अगर आ गई तो 300, तो मुलाकात का मौका मिलेगा, तो मैं चिट लेकर आऊंगी और आपसे फिर दोबारा मुखातिब होंगे तमाम मुद्दों पर। खुले मन से आइएगा। बिल्कुल खुले मन से आज भी आई हूँ। प्रसन्न चित्त मेरे आइएगा। मेरे मेरे शो का नाम ही चुनाव दिल से है, तो दिल से ही बातें करने की मैंने कोशिश की। प्रसन्न चित्त आइएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही होता है कि केजरीवाल ये इलेक्शन के पहले बहुत जगह उन्होंने इंटरव्यूज दिए हुए थे, एक के बाद एक। हर जगह जहाँ पे उनको सॉफ्ट क्वेश्चंस मिलता है वहीं पे जाके वो इंटरव्यूज देते थे कि एटलीस्ट एक नैरेटिव सेट हो जाए। पर सारे कोशिशों के बाद भी हो नहीं पाया वो नैरेटिव सेट समहाउ, जो कि हमें दिखा कि हो नहीं पाया। दिल्ली ने उसको भगा दिया, मतलब एट द एंड। तो यही था, थोड़ा लंबा था वीडियो वैसे। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, कैसे बंद किया जाए।